था और यहाँ पर वो लोग भी हैं जो यहीं पर मौजूद रहे जब ये पूरा हादसा हुआ था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम निकोल से, हम इधर सामने पान का गल्ला है वहाँ खड़े थे। तो 2 बजे के आसपास जोर से आवाज आया तो हम इधर आए तो इधर देयर इज नो वर्ड्स टू से अबाउट दैट सिचुएशन। बहुत ही खराब सामने आपने देखा, हमारे आंखों के सामने। जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस आ गई, पूरी पुलिस आ गई, सब आ गया और सब काबू में। सब पब्लिक हाथ भी नहीं थी, सिर्फ अंदर आ रहे थे कूद के। कई 2-3 फ्रेंड को क्रैक भी आया। हमारा सौराष्ट्र जी, वो इधर साथ में थे सब लोग। कैसा उस समय? बहुत भयानक हादसा, डरावना हादसा था, कुछ बयान नहीं कर सकते, ऐसा माहौल हो गया था। और आग हर तरफ, आग हर तरफ थी, कुछ बयान नहीं कर सकते। कैसा मंजर हो गया, आंखों के सामने कुछ लग ही नहीं रहा था ऐसा कुछ हो। इस तरह की चीज हो सकती है। आमतौर पर आप लोग यहाँ पर बैठते भी होंगे, विमानों को जाते भी देखते होंगे। हम कभी कभी विमान देखने के लिए भी यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे एयरपोर्ट से आगे खड़े होके बहुत पास से दिखता है। हाँ, इसके सब नीचे से जाता है तो देखने के लिए आते हैं। इतना नीचे था, उसको देखकर आप लोग थोड़ा सा हाँ घबरा गए थे। हाँ। और अचानक वो अचानक क्रैश हो गया। तो यही यहाँ की तस्वीर रही। देखिए अब यहाँ पर अभी भी हम आपको परिस्थितियां यहाँ की अगर दिखाएं अपने सभी दर्शकों को, तो आप देखिएगा कि उस भी हिस्से से देखिए वहां पर अभी फिर धुआं उठ रहा है। रह कर ये कुछ हिस्से हैं जहां पर आग अचानक सुलग उठ रही है। बहुत ज्वलनशील होता है एक विमान, और खासकर एक ऐसा विमान जिसने बस ताजा उड़ान भरी हो, एक इतनी लंबी दूरी के लिए वो यहाँ पर जा रहा है। कितना फ्यूल उसके भीतर रहता है, और इसीलिए जो फायर के कर्मचारी हैं वो कोई भी कोताही नहीं यहाँ पर बरतना चाहते। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, बताएं क्या जानकारियां किस तरह की, एक तो प्रधानमंत्री के आने से भी जुड़ी जो बातें कही जा रही हैं उसके बारे में भी आपसे हम जानना चाहते हैं। साथ ही गृह मंत्री भी बताया जा रहा है कि मुलाकात जो सर्वाइवर है उनसे की है। बिल्कुल श्वेता, देखिए इस वक्त सरकार की 3 लाइन्स पे प्रायोरिटी लाइन ऑफ वर्क चल रही है। सबसे पहला उसमें था स्पॉट पे पहुंच के जो मौके का रिव्यू है वो करना बेहद ही अहम था। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू दोनों ही सीधा अहमदाबाद पहुंचे अलग अलग लोकेशन से, और फिर एमओएस मुरलीधर मोहोल जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एमओएस है वो सब पहुंचे। तो उसके बाद क्या हो रहा है, एक तस्वीर हम स्पष्ट कर देते हैं कि इस वक्त आपको कई सारी तस्वीरें लगातार देखने को मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह उस इकलौते सर्वाइवर से इस वक्त मिले। हम इकलौता सर्वाइवर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने वो विजुअल्स देखे हैं, वो फिट एंड फाइन जिस अवस्था में हो सकते थे उस स्थिति में थे। गृहमंत्री अमित शाह उस सर्वाइवर से मिले हैं, बातचीत की है, और ये भी रिव्यू किया जा रहा है कि किस कंडीशन में उनकी जान बची, आखिरकार क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए थे जिसकी वजह से वो जान बची। और बाकी जो केसेस हैं फिलहाल ये जरूर स्पष्ट कर दिया है सरकार ने अपनी तरफ से कि जो मौत के आंकड़े हैं वो डीएनए कंफर्मेशन के बाद ही उन आंकड़ों को जारी किया जाएगा। इस लिहाज से फिलहाल हम ये जरूर मना सकते हैं कि जो लोग इंजर्ड हैं उनको बेहतर से बेहतर इस वक्त मेडिकल सुविधा दी जा रही है, और उसी स्थिति में वो सिचुएशन मेडिकली जो है बेहतर हो। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं श्वेता, रिव्यू मीटिंग फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का लगातार जारी है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजीसीए और साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है उसके साथ भी रिव्यू मीटिंग चल रही है। एक और अहम बात हम आपको बताते हैं अपने दर्शकों को कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया है। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज है। फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दिया गया है। जो इसकी कंसर्न अथॉरिटी है उसकी टीम्स को पहले ही अहमदाबाद के क्रैश साइट के लिए रवाना कर दिया गया था। अब ये कंफर्मेशन आ गई है कि फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले का शुरू हो गया है, और ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी प्लेन हादसे में या क्राफ्ट हादसे में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ठीक उसी लिहाज से ये पूरा का पूरा ब्यौरा होगा। देखिए अथॉरिटीज इस वक्त कोशिश कर रही है क्योंकि क्रैश साइट पे भीड़ बहुत ज्यादा जमा हो गई थी, उनको जो है यहाँ से दूर किया जाए, और जो अलग अलग एजेंसीज हैं
उनके काम में किसी भी तरह की अड़चन ना आई, इस बात को भी इंश्योर करना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रैश साइट पे कई सारे ऐसे एविडेंसेस आपको मिल सकते हैं जिसके तहत बाद में जाके वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता जी, है कि उन किन एविडेंस conditions वाले की वजह एरियाज से- को सिक्योर करके रखा गया है। उनको मैं देख सकती हूँ कि जो कॉर्डन करके रखा गया है, उनको टेप्स के से चारों तरफ से उसे बांध कर रखा गया है। देखिए, अब से कुछ देर पहले हमारी बातचीत भी हो रही थी अधिकारियों से, और उन्होंने अपनी तरफ से बताया था कि ब्लैक बॉक्स जो एयर इंडिया के जो कर्मी रहे हैं वो भी यहाँ पर आए थे, क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर जो उपकरण है उसे देखने में, और आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगी उस हिसाब से। तो उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि ब्लैक बॉक्स 2 थे इस ड्रीम लाइनर में, एक सामने के हिस्से में जिसकी तलाश कॉकपिट वाले एरिया में हमने आपको दिखाई थी, दूसरा पीछे वाले हिस्से में जिसकी तलाश लगातार छत पर जाकर हो रही है, क्योंकि उसका पिछला हिस्सा जो है वो इमारत से टकराते हुए नीचे वो विमान गिरा है। तो अब इन दोनों जगहों पर उन दोनों ब्लैक बॉक्सेस की तलाश हो रही है। अधिकारी ने कुछ ही देर पहले हमें आज तक पर ये इंटरव्यू में बताया था, ये जानकारी हमें दी थी। ब्रिजेश दोषी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विद्या भी हमारे साथ जुड़ी है। विद्या, पहले आपके पास आते हुए सिविल अस्पताल में आप हैं, और आप बता रही थी कि अब से कुछ देर पहले तक भी जो बॉडीज हैं उन्हें लाने का सिलसिला जारी रहा। विद्या? जी बिल्कुल श्वेता, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पर ना दो इमारत है। एक इमारत ये है, एक दूसरी आगे है जिसको कि पोस्टमार्टम लिखा हुआ है उस इमारत पे, और इन दोनों ही इमारतों में जो जितनी बॉडीज वहाँ से आई हैं क्रैश साइट से, उन दोनों ही इमारतों में रखा गया है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि फिलहाल जो कह लीजिए कि जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गया है, लेकिन दरअसल अड़चनें यही है कि बहुत ज़्यादा बॉडीज हैं, एक साथ इन सब का प्रोसीजर हो नहीं सकता। तो जैसे जैसे प्रोसीजर होता रहेगा उसके बाद बॉडी हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हमें यही बताया जा रहा है कि अभी तक बॉडीज किसी को दी नहीं गई हैं, और जिन लोगों से हमने बात की उनका यही कहना है कि जिन लोगों ने देखा उन बॉडीज की स्थिति, उनका यही कहना है कि रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, पहचान में नहीं आ रही, बॉडीज की हालत बहुत खराब है। बर्न्ट इंजरीज तो हैं ही, साथ में फिजिकल इंजरीज भी हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को ये दिखाने में। किसी और को, जैसे अगर परिवार के लोग भी हैं, उनको अगर किसकी बॉडी आप दिखाएंगे तो इसकी वजह से डीएनए का सैंपल लिया जाएगा, यही बताया जा रहा है। और डीएनए सैंपल के टेस्टिंग के बाद जब रिपोर्ट आएगी, फिर सोचिए इतने सारे मैच करने पड़ेंगे। ये तमाम बातें फिलहाल कही जा रही हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पे यहाँ पर लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन जितने लोगों से हमने यहाँ पे बात की सब यही कह रहे हैं कि ये जो लंबी प्रोसीजर है अपनानी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला इस बात से जुड़ा है कि लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। उनके जो लोग हैं उनकी बॉडीज इतनी ज्यादा बर्न हैं कि उसको पहचान करना बहुत मुश्किल हो रही है, और यही वजह है कि इस लंबी प्रक्रिया का उन्हें सहयोग लेना पड़ेगा। जी, हम साथ में अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि यहाँ से हमें जाने के लिए कहा जा रहा है। मुमकिन है प्रधानमंत्री चूंकि यहाँ पर आएंगे। अमित भी मेरे साथ है। अमित इधर आइए। ये क्यों यहाँ से क्लियर करवाया जा रहा है? चलते चलते हम बताते हैं। श्वेता, देखिए, बहुत बड़ा एरिया है इस वक्त जिसपे इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है, और हम उस बात को दोबारा दोहरा रहे हैं जो अपडेट आ रहा था कि आईक्वा यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन एसोसिएशन का एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत पूरा का पूरा ये इन्वेस्टिगेशन कैरी करना पड़ेगा, और भारत ने उस जांच प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। और इसी में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अब उस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि एहतियातन पूरे एरिया को अब क्लियर ऑफ किया जा रहा है, ताकि जैसे भी इन्वेस्टिगेटर्स आ रहे हैं जी उस ठीक है। तो देखिए, हम इस समय जो एजेंसियां हैं उनकी भी जरूरतों को समझते हुए हम थोड़ा दूसरी तरफ आपको लिए चलते हैं, और वहां से आपको हम जानकारियां आगे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के हिसाब से और इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से ये सारी चीजें होना जरूरी है। अब देखिए, इतनी दूर भी आकर यहाँ पर ये विमान का हिस्सा गिरा हुआ है, ये इतनी दूर भी आकर विमान का ये पूरा ये विंग देख लीजिए आप, पूरा यहाँ पर टूटकर ये हिस्सा गिरा है, जबकि ये दुर्घटना स्थल से दूर की जगह है जहाँ पर मैं क्योंकि वहां से कहा जा रहा है कि थोड़ी दूरी रखी जाए। एक तो प्रधानमंत्री के आने की भी बात हो सकती है, दूसरी चीज यहाँ पर देखिए बाहर आकर पूरा विंग का हिस्सा यहाँ पर गिरा हुआ है। तो आप जेसीबी मशीनों को भी पीछे देख सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेटर्स भी वहां पर हैं, और सब यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक बार
सब यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन एक बार ब्रजेश दोषी आपके पास आते हुए कि जांच जरूरी है, जांच इसीलिए जरूरी है कि किसी भी तरह की आशंका को रूल आउट किया जा सके और ये समझा जा सके कि इस तरह का एक भीषण भयानक भयंकर हादसा आखिर हो कैसे गया। बिल्कुल देखिए श्वेता, जिस तरह का भीषण और भयंकर हादसा हुआ है, अगर मैं अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद में करीबन 37 सालों के बाद जो है कोई प्लेन का जो है हादसा हुआ है, कोई प्लेन गिरा है, क्रैश हुआ है। तो ये एक बड़ी बात है। अब इसकी जांच होनी है, डीजीसीए जांच करेगा। जो उड्डयन मंत्री हैं वो खुद अहमदाबाद रुके हुए हैं। जब तक ये जांच होती है तब तक यहाँ पे एक बैठक की गई थी, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ सर्किट हाउस पे केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी थे और एक अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री निकल गए, पर उड्डयन मंत्री जो है अभी भी यहाँ पे हैं और वो मीटिंग कर रहे हैं और यहाँ रुकने वाले हैं। ऐसी जानकारी सामने आई है, तो वो अभी रुक रहे हैं। मतलब जो हादसे की गंभीरता, जो अमित बता रहे थे कि क्यों जरूरी है, किस तरह की इंटरनेशनल जांच होती है, वो भारत ने शुरू कर दी है, तो उसके लिए वो रुक रहे हैं। प्लस कल प्रधानमंत्री के आने की भी बात है। प्रधानमंत्री का हालांकि समय नहीं आया है, पर सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जो है कहा इंटेंशन दी जा चुकी है कि प्रधानमंत्री गुजरात आने वाले हैं। समय जो है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि जिस तरह से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का भी इस हादसे में निधन हुआ है, तो वैसे में भी जो है वो परिवार के एक सदस्य भी जो है वो प्रधानमंत्री कहें या भाजपा कहें तो उन्होंने गंवाया है, तो वो भी एक शोक संदेश भी वहां पे दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी रहे, 5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे और उनका भी निधन हुआ है। उनका परिवार भी कल आने वाला है। तो ये सारा जो है वो घटनाक्रम रहेगा। उसके अलावा जो जांच है उसके लिए सारी टीम डीजीसीए की और एयरपोर्ट सिविल एविएशन की जो टीमें हैं वो यहीं पे हैं अहमदाबाद में, और वो पूरी जांच में जुटी हुई है। अशोक सिंघल भी हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपके पास आने से पहले हम अपने दर्शकों को वो सारी तस्वीरें भी दिखाते हैं। यहाँ पर आते ही जिस तरह का मलबा मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, इतने हादसे अपने पूरे करियर में कवर करने के बावजूद यहाँ जिस पैमाने का हादसा मैंने देखा है वो मेरे लिए बड़ा ही कठिन था, वो सब कुछ देख पाना। बॉडीज अभी भी ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर हैं, उन्हें निकालने का काम जारी है। यहाँ पर हादसे की जगह से मैं इतनी दूर आई हूँ, यहाँ पर ये पूरा विंग उसका एयरक्राफ्ट का गिरा हुआ, ये एयर इंडिया का जो ड्रीम लाइनर है, जब ये शामिल भी हुआ था एयर इंडिया के बेड़े में, उस समय भी एक शान माना गया था। और अभी भी लोग इसकी सवारी करते हैं, तो कुछ शिकायतें आती हैं भीतर जो फैसिलिटीज हैं उनको लेकर, लेकिन ओवरऑल जो ताकत इस विमान की है और जो इंजन से इस विमान के हैं उसकी तारीफ होती है। लेकिन किस किस तरीके से ये सारी चीजें, ये सारी तस्वीरें सामने दिखी हैं, ये रिपोर्ट दिखाते हैं। गुरुवार दोपहर 1:30 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, रनवे नंबर 23 से एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 उड़ान भरने को तैयार होती है। कुछ इसी तरह दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट का इंजन स्टार्ट होता है। अगले कुछ पल में विमान में सवार 242 लोगों को अंदाजा नहीं होता आगे क्या होने वाला है, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल होते हैं। इस विमान में 181 भारतीय, जिनमें 81 पुरुष, 100 महिलाएं होती हैं। इसी विमान में 61 विदेशी नागरिकता वाले यात्री भी लंदन के सफर पर होते हैं। अभी अहमदाबाद से लंदन की उड़ान भरे एयर इंडिया के विशाल बोइंग 787 एयरक्राफ्ट में बैठे यात्रियों का स्वागत भी ठीक से पूरा नहीं हो पाया। अचानक विमान के मुख्य पायलट सुमित सब्बरवाल ने मेडे कॉल दिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल, जिसे पायलट उस स्थिति में भेजते हैं जब विमान गंभीर संकट में हो, उसे इमरजेंसी हेल्प की जरूरत हो। एयर इंडिया पायलट के मेडे कॉल का जवाब ATC ने तुरंत देना चाहा, लेकिन विमान से संपर्क नहीं हुआ। और फिर इस साल का सबसे दिल दहला देने वाला वीडियो एक मोबाइल कैमरे में कैद होता नजर आया। अहमदाबाद से कुछ मिनट पहले उड़ा एयर इंडिया का विमान अचानक हवा में गोता लगाता दिखता है।
जो प्लेन हवा में उड़ता दिखा नीचे की तरफ झुकता है और आग का बड़ा सा गोला ऊपर आता है। भयानक आग का बवंडर उठता है। गुरुवार दोपहर 1:43 पर प्लेन क्रैश हो जाने से धमाका और आग इतनी भीषण दिखते हैं कि हादसे के बाद आसमान में कई मीटर ऊंचाई तक धुएं का गुबार काला सा उठता है। इतना काला धुआं जिसने बता दिया कि तमाम जिंदगियां जो लंदन घूमने अपनों से मिलने को उड़ान भरी हैं, अब उनका बचना कठिन है। एयर इंडिया का प्लेन एयरपोर्ट के पास ही सिविल अस्पताल के हॉस्टल से टकराता है, जहां पर इमारत से लेकर जमीन तक धमाके के बाद हवाई जहाज का टुकड़ा टुकड़ा बिखरा दिखता है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, बिल्डिंग का जो हिस्सा है वो पूरा तहस नहस हो चुका है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, प्लेन का जो टायर है वो भी तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है और प्लेन के पीछे का जो हिस्सा है वो भी दिखाई पड़ रहा है। खासकर ये वो जगह है जहाँ से सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया था और अभी भी आप तस्वीरों में आसपास में देख पा रहे हैं। पुलिस समेत जो रेस्क्यू की अलग अलग टुकड़ियां हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची, उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है। अब सबके मन में केवल एक ही सवाल चल रहा है, अहमदाबाद से उड़ान भरते ही विमान कैसे क्रैश कर गया? ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही पल में पूरा प्लेन भस्म हो गया? पायलट ने क्या देखा था जो आखिरी वक्त मैडे कहकर इमरजेंसी मदद मांगी? क्या विमान के ब्लैक बॉक्स से ही 200 से ज्यादा मौत का सच पता चलेगा? भारत में अब तक के सबसे बड़े प्लेन क्रैश का रहस्य क्या है? क्या रहस्य है, ये सब जानना चाहते हैं और ये जानने की कोशिश भी लगातार चल रही है। यहां पर पूरी रात आज जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो सब कोशिश करेंगे कि वो चीजें मिल पाएं जिसके जरिए इसके बारे में और जानकारियां मिल सके। हमारे सहयोगी संदीप उन्नथन बता रहे हैं कि यह हादसा आखिर किस तरीके से हुआ है। 12 जून 2025 भारत का सबसे दर्दनाक सिविल एविएशन हादसा एयर इंडिया फ्लाइट 171 जो कि भारत से लंदन रवाना हो रही थी, टेक ऑफ करने के बाद ही कुछ ही क्षण बाद ही क्रैश हो गई। आइए देखते हैं क्या हुआ, हमें क्या पता है अब तक की जानकारी के बारे में कि इस फ्लाइट की क्या विशेषताएं थी। सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट फ्लाइट 171 में जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही थी वो एक 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट है, बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित। इसकी जो लेंथ है 57 मीटर्स की लेंथ है और इसके जो विंग स्पैन है, जिसको कहते हैं दो विंग्स की जो लंबाई है वो 60 मीटर थे, यानी कि उनकी जो विंग स्पैन है वो उसके लेंथ से लंबी है। इस एयरक्राफ्ट की दो इंजन्स थे, रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 इंजन्स, बहुत ही सक्षम इंजन्स हैं जो इस एयरक्राफ्ट को 12,000 किलोमीटर दूर एक फुल टैंक पे उड़ा सकती है। और इस एयरक्राफ्ट में 200 से ज़्यादा पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और इसकी जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 2020 टन है। और ये एयरक्राफ्ट जो है लंदन गैटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रही थी, जो कि 6,800 किलोमीटर दूर था। आइए देखते हैं क्या हुआ। ये अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है जो कि साबरमती नदी के पास है। इसकी जो लंबाई है 3.5 किलोमीटर है। (1:39 PM) यानी करीब 1:40 पे
ये एयरक्राफ्ट फ्लाइट 171 ने टेक ऑफ किया। इसमें 242 पैसेंजर्स और क्रू थे। जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ किया और 190 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया, पायलट्स ने मेडे यानी कि खतरे के एक अलार्म उन्होंने ऐलान किया कॉकपिट में से, और उसी वक्त कुछ ही सेकंड्स में फ्लाइट एकदम से ज़मीन की तरफ आने लगा और एक मेघानी नगर नाम की एक जगह है जो इस रनवे से 2 किलोमीटर दूर है, इस पे जाके क्रैश हो गई। इस एयरक्राफ्ट पे 242 पैसेंजर्स, क्रू और 2 पायलट थे। अशोक जी, जिस तरह से यह हादसा हुआ है उसकी जानकारियां तो निकलती रहेंगी, लेकिन अभी ये भी समझने की आवश्यकता है कि कई जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स थे, दूसरे देशों के रहने वाले नागरिक थे, उनकी भी जान इसमें गई है और इसीलिए दुनिया के बाकी देशों का भी जो इंटरेस्ट है इस समय ये जानने में है कि हुआ क्या। प्रधानमंत्री का यहाँ आना भी एक अहम कड़ी रहेगा, क्योंकि बहुत तेजी से यहाँ पर, जितनी तेजी से हमने राहत कार्य शुरू होते हुए देखा, उतनी ही तेजी से जरूरत है कि इस अशोक जी से अभी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आपको विद्या के पास लिए चलते हैं, क्योंकि सिविल अस्पताल में कल सुबह से भी जो प्रक्रिया है डीएनए टेस्ट की वो जारी रहेगी। इस तरह की इंजरीज के साथ, इस तरह की बर्न इंजरीज के साथ जहां पर मृत्यु होती है वहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफिकेशन, विद्या, और ये डॉक्टरों को भी ये बात इस समय काफी परेशान कर रही होगी। परिजनों को जो जानना चाहते हैं कि उनके परिजन कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं। विद्या जी बिल्कुल, यहाँ अभी एक परिवार से हमारी मुलाकात हुई थी, उसमें एक बच्चे की मौत हुई है और जो माँ है वो आईसीयू में इस वक्त अस्पताल में है। ये लोग ज़मीन पे थे, ऐसा बताया जा रहा था कि वो ज़मीन पे थे जब ये इंसिडेंट हुआ था और जब एयरप्लेन क्रैश किया तो बर्न इंजरीज हुई इन लोग को भी और उस वजह से जो लड़का था उसकी मौत हुई है। लेकिन उसका जो भाई है वो कॉन्स्टेंटली यही कह रहा था कि पिछले काफ़ी देर से वो कोशिश कर रहा है कि अंदर उसे जाने दिया जाए ताकि वो अपने भाई को पहचाने, लेकिन कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की यही है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए। अगर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उन्हें पूरा साइंटिफिक लंबा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, क्योंकि बर्न इंजरीज की वजह से बॉडीज को आइडेंटिफाई करना, जितना हम लोगों ने बात किया, सबसे यही कहना था कि बॉडीज आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती, इस हालत में है, स्टिफ हो गई हैं बॉडीज काफी ज्यादा बर्न इंजरीज की वजह से, और आम लोग देख नहीं पाएंगे इस तरीके से इस वक्त बॉडीज की के हालात हैं, और इसी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। और याद रखिए डीएनए प्रोसेस इतना छोटा नहीं है कि तुरंत डीएनए आपने मैच किया और हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि आपको परिवार के जो लोग हैं उनका भी सैंपल लेना है, जो यहाँ पर जो बॉडीज रखी हैं उनके सैंपल से फिर मैच करना है, एक बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। अब जाहिर सी बात है कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन यही कर रहा है कि सारे के सारे रिसोर्सेज अपने जोड़ के यहाँ ले आए ताकि जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी हो। लेकिन जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई बात वैसे कहा नहीं कि कब तक कर पाएंगे, लेकिन यही लग रहा है कि कल सवेरे से शायद कुछ प्रक्रिया में तेजी आए। नहीं, यहाँ पर भी और जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से यही जानकारी दी जा रही है कि अब कल सुबह जो वो प्रक्रिया होगी आइडेंटिफिकेशन की, खासकर वो कल सुबह से शुरू होगी। जो डीएनए सैंपल्स हैं उनको सुबह से कलेक्ट करने की शुरुआत होगी। लेकिन साथ ही कल एक और अहम जो खबर है जो अशोक जी हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि चूंकि और भी देश हैं जिनके नागरिक इस विमान में सवार थे और वो सब इस पूरे हादसे के बारे में जानना भी चाहते हैं और उनके बारे में भी अभी समझना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो न केवल दुर्घटना स्थल का जायजा लेंगे बल्कि घायलों से भी मुलाकात करेंगे। अशोक जी।
बिल्कुल अंजना, सुबह श्वेता 8:30 बजे प्रधानमंत्री के पहुंचने की यहाँ खबर है कि 8:30 बजे पहुंचेंगे। वो घायलों से मुलाकात करेंगे और यहाँ तमाम जो भी जुड़े हुए लोग हैं जितने भी, उनसे भी मुलाकात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। हालांकि वो पल पल से जैसी घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तमाम चाहे वो सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से बातचीत की और तमाम स्थिति का जायजा लिया, अपडेट लिया। लगातार वो बातचीत कर रहे ताकि राहत कार्य जल्दी से जल्दी हो, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री लगातार बातचीत कर रहे थे, अपडेट ले रहे थे। लेकिन कल खुद आज गृह मंत्री अमित शाह आए और कल खुद प्रधानमंत्री आएंगे और तमाम जानकारी लेंगे और घायलों से मुलाकात करेंगे। और थोड़ी देर पहले क्योंकि करीब 9-9:15 बजे के आसपास ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी श्वेता यहाँ पहुंचे थे अपने कलीग्स के साथ, वो भी घटनास्थल पर पहुंचे। और क्योंकि ब्रिटिश नागरिक भी 53 इसमें सवार थे जो यात्रा कर रहे थे, कनाडा के भी नागरिक थे, तो तमाम देशों का कंसर्न है, संवेदनाएं हैं और दुख प्रकट किया है। लेकिन साथ ही साथ जांच भी सरकार ने अपने तरीके से बिठा दी है। सिविल एविएशन मंत्रालय ने अलग से जांच की है और सरकार ने एक जांच अलग से बिठाई है। हाई लेवल कमेटी बना करके उसमें एक्सपर्ट्स हैं और इससे जुड़े हुए लोग होंगे जो एक जांच करेंगे। क्या कमी रही है तो एक जांच मंत्रालय की टीम करेगी। लेकिन सरकार ने जो टीम गठित की है श्वेता, उसमें आगे से ऐसे हादसे ना हो, क्या कमियां हैं, कैसे सुधारा जाए और आगे से ऐसे हादसे देखने को ना मिले, उसकी भी जांच पड़ताल, उसकी भी रिपोर्ट, उसको लेके भी आंकलन किया जाएगा। तमाम चीज़ों को लेके और अपनी रिपोर्ट दी जाएगी। और इसके साथ साथ श्वेता जो परिजन है अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो लोग भी देर रात पहुंचने की खबर है। जैसे मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूं तो लोग कह रहे हैं कि 11 बजे के बाद भी कुछ लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, जो उनके रिलेटिव्स पहुंचने वाले हैं। और खास तौर से विजय रूपानी का परिवार भी लंदन से निकल चुका है, उनकी पत्नी, बेटी, वो लोग भी कल दोपहर तक यहाँ पहुंचेंगे अहमदाबाद में। श्वेता जी, सबसे मुलाकात करने के लिए जा रहे थे और ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब विमान ने टेक ऑफ किया था 1:39 पर सब कुछ दुरुस्त लग रहा था उस समय, लेकिन 1 मिनट के भीतर आखिर क्या हुआ होगा उसके बारे में सब अब समझना चाह रहे हैं। हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के सबसे बड़े विमान हादसे से सब हिले हुए हैं। इस हादसे की पहली तस्वीर ने बता दिया कि ये कितना बड़ा क्रैश है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश होने के बाद सिविल हॉस्पिटल की इमारत से टकराया है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको बताती है कि विमान के आग के गोले में तब्दील होने के बाद कितना बड़ा इलाका इसकी चपेट में आया है। चाहे वीडियो में दिख रही पहली इमारत हो या फिर इसके सामने की बिल्डिंग, दीवारों का कालापन हादसे की कहानी खुद बयान करता है। विमान के क्रैश होने के बाद हॉस्पिटल से दूर की इमारतें भी इसकी चपेट में आईं और खाक हो गईं। जिस वक्त प्लेन हॉस्टल की इमारत से टकराया तब वहां मौजूद मेडिकल छात्र और रेजिडेंट डॉक्टर दोपहर का खाना खा रहे थे। विमान सबसे पहले बीजे मेडिकल कॉलेज की मेस की इमारत से टकराता है और इसके बाद अतुल्यम हॉस्टल से टकराया, जिसमें सीनियर रेजिडेंट रहते थे। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। ये प्लेन के हॉस्टल से टकराने के बाद का वीडियो है। इसमें आप धूल का गुबार और लोगों के चीखने की आवाजें सुन सकते हैं। अब आप ये वीडियो देखिए, इसमें प्लेन का एक हिस्सा हॉस्टल बिल्डिंग से अटका हुआ दिखता है। विमान गिरने के बाद विमान के पहिए हॉस्टल बिल्डिंग पर गिर गए।
अब हॉस्टल मेस की तस्वीर देखिए। जब प्लेन इस इमारत से टकराया तब वहां लंच चल रहा था। मेस की कैंटीन जहां प्लेन टकराने से सामान बिखरा, बाहर की तरफ आग लग गई। सिविल अस्पताल के हॉस्टल की इन 4 इमारत में रेजिडेंट डॉक्टर रहते थे। घटना के दौरान हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। और बिल्डिंग के ऊपर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चौथा मंजिला इमारत का, जो कि डैमेज हो चुका है। यानी कि स्पष्ट तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि प्लेन किस तरह से यहाँ पे आके टकराया। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एनएसजी जो कमांडोज हैं, वो कमांडो भी यहाँ पे तत्काल प्रभाव से भेज दिए गए हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस हादसे में जहां विमान में सवार लोग मारे गए, वहीं हॉस्टल में खाना खा रहे लोग भी हादसे की चपेट में आ गए। लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर। हॉस्टल में भी प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, और इसकी भाईबंद है ज्यादा लोग मर गए। फिर मेरा लड़का को देखने जाना है अंदर। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर बहुत भयानक है, जिसमें चारों तरफ आग लगी हुई थी। हर तरफ सिर्फ विमान का मलबा और लोगों के शव बिखरे पड़े थे, और डॉक्टरों का ये हॉस्टल खंडहर जैसा हो गया। ये पूरा जो हादसा हुआ, जिसमें न केवल विमान में सवार लोग हताहत हुए हैं, बल्कि जो नीचे जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, हॉस्टल है, उसके छात्र उसकी चपेट में आए हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो करिश्माई तौर पर इस पूरे हादसे से बच निकले, वाकई जाको राखे साइया, मार सके न कोई। एयर इंडिया के इस आग का गोला लगते विमान में मौत को छूकर टक से निकल आने वाले शख्स का नाम है विश्वास। करिश्मा, भाग्य, ऊपर वाले के चमत्कार का नाम है विश्वास। एयर इंडिया के जिस विमान के परखच्चे अहमदाबाद में गुरुवार को उड़ गए, उसमें चमत्कार का ये विश्वास है। असंभव, नामुमकिन, हो ही नहीं सकता, अकल्पनीय, ये सारे शब्द विश्वास कुमार के आगे सच साबित हो गए हैं, क्योंकि विश्वास ने मौत को हरा दिया। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। गुरुवार दोपहर 1:30 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, रनवे नंबर 23 से एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 उड़ान भरने को तैयार होती है। कुछ इसी तरह दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट का इंजन स्टार्ट होता है। अगले कुछ पल में विमान में सवार 242 लोगों को अंदाजा नहीं होता आगे क्या होने वाला है, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल होते हैं। इस विमान में 181 भारतीय, जिनमें 81 पुरुष, 100 महिलाएं होती हैं। इसी विमान में 61 विदेशी नागरिकता वाले यात्री भी लंदन के सफर पर होते हैं। अभी अहमदाबाद से लंदन की उड़ान भरे एयर इंडिया के विशाल बोइंग 787 एयरक्राफ्ट में बैठे यात्रियों का स्वागत भी ठीक से पूरा नहीं हो पाया। अचानक विमान के मुख्य पायलट सुमित सब्बरवाल ने मेडे कॉल दिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कॉल, जिसे पायलट उस स्थिति में भेजते हैं जब विमान गंभीर संकट में हो, उसे इमरजेंसी हेल्प की जरूरत हो। एयर इंडिया पायलट के मेडे कॉल का जवाब एटीसी ने तुरंत देना चाहा, लेकिन विमान से संपर्क नहीं हुआ। और फिर इस साल का सबसे दिल दहला देने वाला वीडियो एक मोबाइल कैमरे में कैद होता नजर आया। अहमदाबाद से कुछ मिनट पहले उड़ा एयर इंडिया का विमान अचानक हवा में गोता लगाता दिखता है।
जो प्लेन हवा में उड़ता दिखा नीचे की तरफ झुकता है और आग का बड़ा सा गोला ऊपर आता है। भयानक आग का बवंडर उठता है। गुरुवार दोपहर 1:43 पर प्लेन क्रैश हो जाने से धमाका और आग इतनी भीषण दिखते हैं कि हादसे के बाद आसमान में कई मीटर ऊंचाई तक धुएं का गुबार काला सा उठता है। इतना काला धुआं जिसने बता दिया कि तमाम जिंदगियां जो लंदन घूमने अपनों से मिलने को उड़ान भरी हैं, अब उनका बचना कठिन है। लेकिन तभी चारों तरफ मचती चीख पुकार, चारों तरफ होते हाहाकार, बिखरे हुए विमान के टुकड़े, बिखरे हुए लोगों के शव के हिस्से के बीच से जिंदा चलकर निकलता एक शख्स दिखा, जिसे देखकर सब पूछने लगे, अरे तुम क्या विमान में बैठे थे? और जवाब मिला, हाँ मैं विश्वास कुमार, एयर इंडिया के क्रैश हो चुके विमान का इकलौता जिंदा यात्री हूँ।